हम आपको ये बताएंगे कि जब पूरा देश इस सफलता पर जश्न मना रहा है, तब इस सफलता के पीछे बहुत सारे सबक भी छिपे हुए हैं। और आज हम सबसे पहले आपको इसी सबक के बारे में बताएंगे और इस पूरे घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। असल में ये वो सबक है जो आपके निजी जीवन में भी, जब भी आप कभी मुसीबत में फंसेंगे, तो ये सबक हमेशा आपके काम आएंगे। इस घटना से पहली और सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि टीम वर्क कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर तमाम एजेंसियां और बचाव कर्मियों ने एक टीम की तरह काम किया और इस दौरान टीम के सभी सदस्यों के बीच एक शानदार कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, शानदार समन्वय देखने को मिला, जो सरकारी प्रयासों में अक्सर इससे पहले कभी देखा नहीं जाता था। यह एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें केंद्र सरकार, उत्तराखंड की सरकार, 5 केंद्रीय एजेंसियां, भारतीय सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स शामिल थे। सोचिए, इतने सारी एजेंसियां, इतने सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग इकोसिस्टम से आए थे, वो मिलकर काम कर रहे थे और ये सब एक टीम की तरह अगर काम नहीं करते तो शायद इन मजदूरों को बचाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन इन सब ने अपनी अपनी भूमिका को समझा और एक टीम की तरह इन मजदूरों को 17 दिन बाद सुरंग से सुरक्षित और जिंदा बाहर निकाल लिया। अगर हमारे देश के बाकी के नेताओं के ऊपर ये सब बात छोड़ देते तो सोचिए इसी टीम के अंदर कितनी राजनीति शुरू हो जाती। इस घटना से दूसरी सीख ये मिलती है कि जिसके पास धैर्य होता है उसके पास सब कुछ है। यानी जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धैर्य जीवन में बहुत बड़ी चीज है। इस घटना में ये 41 मजदूर 17 दिनों तक इस सुरंग के एक ऐसे हिस्से में फंसे रहे जहां अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। सूर्य की एक किरण वहां पहुंच नहीं रही थी, ताजा हवा तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन इसके बावजूद इन मजदूरों के बीच कभी कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं हुआ। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम इन मजदूरों को पाइप के जरिए खाना भेज रही थी या जब इन्हें कल सुरंग से बाहर निकाला जा रहा था, तब इस बात की आशंका बनी हुई थी कि इन मजदूरों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि पहले कौन बाहर आएगा, या जब इन्हें खाना भेजा जा रहा था तो खाने को लेकर भी इनके बीच झगड़े की आशंका रहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन मजदूरों ने पूरे धैर्य के साथ, धैर्य रखते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। आज जब आप टीवी पर बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में देखते हैं कि एक ही घर में कुछ लोग बिना झगड़े और विवाद के 1 घंटे भी रह नहीं सकते, 1 दिन भी नहीं रह सकते, तब 17 दिन तक अंधेरी सुरंग में रहकर इन मजदूरों ने यह बताया है कि अगर धैर्य हो तो मौत की घड़ी में भी 41 लोग जो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, ये सारे 41 लोग एक साथ इस छोटी सी जगह में बिना झगड़ों के रह सकते हैं। सोचिए, यही बात अगर बिग बॉस में हो, आप सब लोग बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज देखते हैं जहां दिन भर झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। और इन मजदूरों से आज पूरे देश को सीखना चाहिए क्योंकि ये 17 दिन तक एक अंधेरी सुरंग में रहे और ये सब कुछ अपने धैर्य की वजह से खुशी खुशी वहां से बिना कोई झगड़ा किए, बिना कोई विवाद किए बाहर निकले हैं। यहां एक और अच्छी बात यह है कि इन मजदूरों ने इन 17 दिनों में कभी किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की और यह नहीं कहा कि उन्हें खाना देर से क्यों भेजा गया या खाना अच्छा नहीं था, उन्हें इतने दिन बाहर निकालने में क्यों लग रहे हैं। यानी इन मजदूरों ने शिकायतें करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई, बल्कि ये धैर्य के साथ रेस्क्यू टीम के साथ पूरा कोऑपरेट करते रहे। जैसा जैसा रेस्क्यू टीम ने कहा वैसा वैसा ये मजदूर करते रहे और इन्होंने आखिरी दिन तक उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सीखने वाली बात है। तीसरी सीख यह है कि जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी सारी एजेंसियां, सेना, सरकारें और बचाव कर्मी शामिल थे, तब किसी के बीच श्रेय लेने की लड़ाई नहीं थी। अक्सर आपने देखा होगा जब मल्टीपल एजेंसीज होती हैं तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देती हैं और सबसे बड़ी लड़ाई होती है श्रेय लेने की कि आखिरकार सफलता किसके नाम चढ़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये सारी एजेंसियों ने मिलकर एक सिंगल टीम की तरह काम किया। चौथी सीख यह है कि सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। जितने भी संसाधन, जितना भी पैसा, जो कुछ भी चाहिए था, सरकार ने किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं की। जब सामान्य मशीनों से सुरंग का मलबा हटाने में परेशानी हुई
तब दिल्ली से अमेरिका में निर्मित सबसे बड़ी ड्रिलिंग मशीन को एयरलिफ्ट करके वहां पर ले जाया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम की मदद के लिए उत्तरकाशी भेजा गया और जब ये मशीनें भी फेल हो गईं, तब रैट माइनर्स की मदद ली गई। यानी सरकार ने इन मजदूरों को बचाने के लिए एक भी विकल्प को छोड़ा नहीं, हर विकल्प पर काम किया, छोटे से छोटे विकल्प पर और बड़े से बड़े विकल्प पर। 25 टन की मशीन भी लगाई और रैट माइनर्स को भी लगाया और इन मजदूरों को बचाने के लिए सारे संसाधनों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार ने झोंक दिया। इस घटना से 5वीं सीख ये मिलती है कि इस नए भारत में गरीब की जान भी उतना ही मायने रखती है जितनी अमीरों की, और गरीब की जान की भी उतनी ही कीमत है जितना किसी वीआईपी के जान की कीमत है। इस सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं थे, दिल्ली और मुंबई के कोई बड़े उद्योगपति नहीं थे, बड़े सेलिब्रिटीज नहीं थे, पैसे वाले लोग नहीं थे। ये सारे लोग इस देश के गरीब मजदूर थे जिनके परिवारों के पास कच्चा मकान तक नहीं। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दी और इन गरीब मजदूरों को बचाने के लिए दूसरे देशों से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जिससे यह पता चलता है कि अब भारत की सरकार के लिए एक एक जान मायने रखती है, फिर वो जान चाहे किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, वर्ग की हो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश के जो लोग वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आज वही लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया ही क्या है जो उन्हें इस सफलता का जरा भी श्रेय दिया जाए। लेकिन सोचिए, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया था कि ये सारे लोग तब उस हार का दोष प्रधानमंत्री मोदी पर डाल रहे थे। इन लोगों को हम आज ये बताना चाहते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय था और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हर रोज कम से कम दिन में 2 बार फोन पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी लेते थे। और हमें पता चला है कि कल भी जब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया, तब प्रधानमंत्री इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने दफ्तर में बैठकर लाइव टेलीविजन पर, स्क्रीन पर देख रहे थे। और जब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया, तब वो खुद भी बहुत भावुक हो गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग से बचकर आए इन मजदूरों से बातचीत भी की, जिसमें इन मजदूरों ने प्रधानमंत्री को अपने संघर्ष की पूरी कहानी बताई और आज ये कहानी पूरे देश को सुननी चाहिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था। आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसे रहते थे सर। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं। हाँ, इस बार तो पीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। गबर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह,
मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं। चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट से यह पता चला कि सुरंग के निर्माण के दौरान भी एक एस्केप टनल बनाने की योजना थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये एस्केप टनल 8 जुलाई 2022 तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब 12 नवंबर को सुरंग का मलबा अचानक से धंसा तो 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। संक्षेप में कहें तो 8 जुलाई 2022 तक, यानी पिछले साल ही, अगर यह एस्केप टनल बन गई होती तो ये मजदूर आज इस सुरंग में नहीं फंसते। हालांकि इस कहानी का एक और पक्ष है और वो ये कि अक्सर ऐसे एस्केप टनल का निर्माण तब होता है जब मुख्य सुरंग में ड्रिलिंग यानी खुदाई का काम पूरा हो जाता है, जबकि इस घटना में 441 मीटर की खुदाई अब भी बाकी थी।